लास्ट क्लास में अपन ने एक मेथड पढ़ा था f1xp f2yq। इस टाइप से अपनी इक्वेशन ऑफ फोर्थ मेथड था ना अपना। यस सर। यस सर। तो सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अपना फोर्थ मेथड था f1xp और f2yq। इसके सॉल्यूशन के लिए अपन ने क्या किया था कि f1xp is equals to a is equals to f2yq। फिर अपन ने इसको डायरेक्ट क्या लिख दिया था कि f1xp की जगह a कर देंगे, तो ये गलत था, इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे आप। और इसमें क्या होगा, f1xp में p की वैल्यू निकाल लेंगे f of xa, यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, और यहाँ से अपन q की वैल्यू निकाल लेंगे q is equals to f2xya इस फंक्शन से। और p और q की वैल्यू dz is equals to p dx plus q dy था ना, और इसमें अपन रख देंगे dz is equals to कैपिटल f1xa dx plus कैपिटल f2ya dy। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्यूशन आ जाएगा। डायरेक्टली अपने को p की जगह a नहीं रखना है, डायरेक्टली q की जगह a नहीं रखना, p की वैल्यू निकालनी। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो एक एग्जांपल था अपने पास, जैसे x अपॉन x प्लस 1 p और p था इज इक्वल टू y अपॉन y प्लस 1 q। ये कोई अपने पास नॉन लीनियर ये या p स्क्वायर कर दें अपन, ये तो लीनियर हो गई, और ये अपनी ये नॉन लीनियर हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसी काइंड की है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? f1xt क्या है यहाँ पे, xp स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 है, और इसको अपने को a के इक्विवेलेंट करना है। तो p इज इक्वल्स टू a x प्लस 1 अपॉन x, अंडर रूट आ जाएगा। q इज इक्वल्स टू a y प्लस 1 अपॉन y, ये आ जाएगा। और कंप्लीट इसका सॉल्यूशन आ जाएगा dz इज इक्वल्स टू अंडर रूट a x प्लस 1 अपॉन x dx प्लस a y प्लस 1 अपॉन y dy। को इंटीग्रेट कर लेंगे क्योंकि x का फंक्शन है, इंटीग्रेबल हो जाएगा, और ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसमें एक कांस्टेंट जोड़ देंगे अपन b, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया ये? यस सर। तो कल थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई थी लास्ट क्लास में अपनी। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर्स। ठीक है, तो हायर ऑर्डर की इक्वेशन कैसी होंगी? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ गया, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई आ गया, डेल स्क्वायर यू या डेल क्यूब यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई आ गया। तो जिस इक्वेशन में ये सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, मोर देन वन ऑर्डर के डेरिवेटिव्स अपीयर होंगे, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी हायर ऑर्डर की इक्वेशन हो जाएगी। अब आपके सिलेबस में सिर्फ क्लासिफिकेशन है और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड है। हीट वेव लाप्लास इक्वेशन ये आपके सिलेबस से इस बार हटा दी। तो क्लासिफिकेशन आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, कोई कुछ कह रहा था शायद। ठीक है,
लिखता हूं मैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूं सेकंड ऑर्डर विद टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर f1 xy, पूरा लिखते हैं इसको, f1 xy z डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस f2 xy z डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर प्लस f3 xy z डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y प्लस f4 xy z q इज इक्वल टू। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है अपने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y, z अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको u नहीं करके अपन z ही कर देंगे सारे। f4 है ये, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब इसमें क्या करते हैं अपन, डेल स्क्वायर u और डेल एक्स स्क्वायर को अपन r, इसको t और डेल स्क्वायर u और डेल एक्स डेल y को अपन s मानते हैं। क्लियर है कि इसको अपन जैसे pq माना था ना, p क्या था यहाँ पे, p अपना डेल z ओवर डेल x था, q अपना डेल z ओवर डेल y था। तो जहां भी डेल स्क्वायर z ओवर डेल x स्क्वायर आएगा उसको अपन r, डेल स्क्वायर z ओवर डेल y स्क्वायर आएगा उसको t, डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल y और डेल स्क्वायर z ओवर डेल y डेल x, ये दोनों बराबर होते हैं क्या? यस सर। यस सर। तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसको अपन s से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, r t s। क्लियर है? अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं अपन। क्लासिफिकेशन का सीधा सीधा फॉर्मूला है अपने पास एक, RT माइनस एस स्क्वायर माइनस RT या RT माइनस एस स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 4RT, एस स्क्वायर माइनस 4RT, ये एक फॉर्मूला है। एस क्या है यहाँ पे, ये है डेल स्क्वायर जेड और डेल एक्स डेल वाई, आर डेल जेड और डेल स्क्वायर जेड और डेल एक्स स्क्वायर, टी डेल स्क्वायर जेड और डेल वाई स्क्वायर। एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू एच ई पी। एच मीन्स हाइपरबोला, बॉलिक, इलिप्टिक, एस स्क्वायर माइनस 4RT यदि ग्रेटर देन 0 है तो जो कर्व होगा पॉइंट एक्स वाई पे वो हाइपरबोलिक होगा। एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 है तो इलिप्टिक होगा, और एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल्स टू 0 है तो वो पैराबोलिक होगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना आपने। क्वेश्चन यही आएगा, एक इक्वेशन दे देंगे आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, और उसमें पूछा कि ये इक्वेशन किस टाइप की है बताओ, इसका क्लासिफाई करके बताओ कि ये इक्वेशन इलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। तो इसको सीधा सीधा ऐसे ही प्रूव करेंगे, तो एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालेंगे, चेक करेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 या इक्वल्स टू 0 है। मैं इसको ऐसे ही याद करता हूँ, एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू एच ई पी। एच मीन्स हाइपरबोलिक, इलिप्टिक और पैराबोलिक। ठीक है,
अब मैं कोई भी क्वेश्चन दूंगा तो क्लासिफाई कर पाओगे? यस सर। देखो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, u x x plus u y y is equals to 0। क्लासिफाई करो इसको, बताओ ये कैसी इक्वेशन है। पहले तो ये बताओ कि ये अपनी सेकंड ऑर्डर लीनियर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? यस सर। पार्शियल क्यों है? पार्शियल डेरिवेटिव से, क्योंकि सर इसमें तो दिख नहीं रहा पार्शियल डेरिवेटिव है। सर u का वो मीनिंग ये है ना कि u के टाइम्स में x के टर्म्स में डबल डेरिवेटिव। x के टर्म्स में डबल डेरिवेटिव है, y के टर्म में भी डेरिवेटिव आ रहा है। x और y दो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए एक तरह से, और ये डबल डेरिवेटिव है तो हायर ऑर्डर का हो गया। क्लासिफिकेशन करना है तो s चाहिए अपने को, r चाहिए और t चाहिए। s की वैल्यू यहाँ पे 0 है क्योंकि वो डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y होता है, इसकी वैल्यू 0 है। r क्या होता है? डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है। डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर यानी u y y, ये हो गया u x x और ये हो गया u x y। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये क्या r s स्क्वायर माइनस 4rt की वैल्यू क्या आएगी? -4, -4 ही आएगी क्या? बताओ ये कैसा है? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, तो ये लेस देन है, एच ई टी, तो इलेक्ट्रिक हो गया। सर u x x और u y की वैल्यू 1 कैसे ली आपने? इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू है एस स्क्वायर माइनस आर टी, इसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू है ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू है यहाँ पे। अब देखो मैं एक और लिखता हूँ इक्वेशन, या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो अलग तरीके से लिख लें अपन, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब एस स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल आर कैपिटल टी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू एच ई टी, अब क्लियर है इससे? r का कोफिशिएंट r, s का कोफिशिएंट s, t का कोफिशिएंट कैपिटल T, s स्क्वायर माइनस 4rt निकालेंगे, वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे अपन, तो इस पे पता चल जाएगा। अब बताओ ux(x) प्लस 4uxy प्लस uyy प्लस sin x प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लासिफाई करो इसको। पैराबोलिक, मतलब हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक, देखो s स्क्वायर क्या होगा, यानी 4, 16 आ गया, -4, 1 into 1, तो आ गया ये 12, ग्रेटर देन 0, हाइपरबोलिक। क्लियर है? यस सर। अब मैं और थोड़ा सा एग्जांपल को बढ़ाता हूँ अपने। x स्क्वायर y माइनस 1 r माइनस x y स्क्वायर माइनस 1 s प्लस y इंटू y माइनस 1 t प्लस x y p माइनस q इज इक्वल टू 0। क्लासिफाई करो।
आर का कोफिशिएंट क्या है? कैपिटल आर अपने पास है एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन, और कैपिटल एस है अपने पास माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वन, और पी है अपने पास वाई इंटू वाई माइनस वन। अब अपने को फोर ये आर एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी निकालना है, एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू फोर एक्स स्क्वायर वाई वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये चेक करो। एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन कॉमन ले लें इसमें, तो इसका स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन लिख सकते हैं स्क्वायर, और वाई माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई वाई माइनस वन स्क्वायर, ये अपने को निकालना है। तो इससे एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वाई प्लस वन का स्क्वायर माइनस फोर वाई, ये बचेगा इससे। तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस टू वाई, तो ये माइनस ये प्लस वन माइनस फोर वाई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, और वाई माइनस वन का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है? तो ये अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन का होल फोर। अब ये बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अब केस पे डिपेंड करेगा, है ना? पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा ये हमेशा, जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि एक्स की वैल्यू जीरो आ जाए, वाई की वैल्यू वन आ जाए, है ना? सिर्फ एक्स की वैल्यू जीरो या वाई की वैल्यू वन के लिए ये जीरो रहेगा, तो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू एच ई पी जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के लिए और वाई इज इक्वल्स टू वन के लिए पैराबोलिक रहेगा, बाकी सारी वैल्यू के लिए हाइपरबोलिक रहेगा। क्लियर है? यस सर यस सर। यस सर। तो क्लासिफाई कर पाओगे सारी इक्वेशंस को? यस सर। यस सर। सिर्फ आर एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी का साइन देखना आपको कि कैसा है। एक एग्जांपल और देखो, एक्स वाई आर है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एस है, एक्स वाई टी है माइनस एक्स वाई टी है, प्लस जो भी कुछ है उससे मेरे को मतलब नहीं है, प्लस पी एक्स माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है। इसको क्लासिफाई करो, क्या आएगा, कैसा कर्व आएगा इसका एक्स वाई पॉइंट पे? हाइपरबोलिक, इलिप्टिक, पैराबोलिक? सर हाइपरबोलिक है। ग्रेटर देन जीरो आ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है ना, आर टी एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी, आर है इसमें एक्स वाई
s है इसमें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और t है इसमें माइनस एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है ना इसी के बराबर आ जा रहा है और ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। x और y की वैल्यू के यदि 0 हो जाती है तो ये हाइपरबोलिक हो सकता है, ये पैराबोलिक हो सकता है। क्लियर है? यस सर। अब ये तो था दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, आपके सिलेबस में दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए है, पर अपन एक मेथड और है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। कभी कोई एग्जाम में डेट में पूछे तो काम आ जाएगा। 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा होगा? uxx, uxy, uxz, uyx, uyy, uyz, uzx, uzy, uzz। इस टाइप के होंगे ना, उसमें इस टाइप के डेरिवेटिव आएंगे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन के लिए, प्लस फंक्शन ऑफ x y z p q। ठीक है, तो इनके कोफिशिएंट को अपन a b c d e f g h i प्लस दिस इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्लासिफाई करने का तरीका है कि अपन एक मैट्रिक्स बनाएं जिसमें a b c d e f h i, ये मैट्रिक्स बनाना। तो ये मैट्रिक्स किसकी मैट्रिक्स है? कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है। uxx का कोफिशिएंट अपन ने a लिख दिया, uxy का कोफिशिएंट अपन ने b लिख दिया, uxz का कोफिशिएंट c लिख दिया। इस टाइप से अपन ने कोफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बना सकते हैं सब लोग ऐसे मैट्रिक्स। यस सर। है ना, मैट्रिक्स बनाने तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को। कोफिशिएंट ढूंढने हैं, यदि ये टर्म नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0 हो गया, ये नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0 हो गया, ये है 1 है तो 1 आ जाएगा, xy है तो xy आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने मैट्रिक्स बना लिया। मैट्रिक्स बनाने के बाद अपन सीधा सीधा इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। कभी सुना है आइगन वैल्यू क्या होती है? आइगन वैल्यू सुना है क्या नाम? नो सर। नो सर। हाँ, तो क्या मैट्रिक्स सब पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपके सिलेबस में है आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज क्या होती है कि किसी मैट्रिक्स को a माइनस लेमडा आई, इस इक्वेशंस के जो रूट होते हैं, लेमडा की जो वैल्यूज होती है वो आइगन वैल्यू कहलाती है। a कोई मैट्रिक्स है, a कोई मैट्रिक्स है 3x3 की है या 4x4 की है, जो भी है, उसमें से लेमडा आई माइनस कर दें उसी ऑर्डर की, और उसका डिटरमिनेंट निकालें तो एक इक्वेशन बनेगी और उसके जो लेमडा की वैल्यू आएगी, रूट आएगी। जैसे अपने पास इक्वेशन है 2 0 0 0 3 0 4 4 0 2। ठीक है, ये इक्वेशन, ये मैट्रिक्स है A और इसकी अपने को आइगन वैल्यू निकालनी है। आइगन वैल्यू क्या होती है कि A माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो A क्या है? इसमें से लेमडा आई, लेमडा इंटू आई क्या, इतने ही ऑर्डर का 1 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो a माइनस लेमडा आई करोगे तो क्या आएगा बताओ? 2 माइनस लेमडा 0 0 0, 3 माइनस लेमडा 0 और 4 0 2 माइनस लेमडा, यही आएगा। यस सर। यस सर। इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो आप।
Yes, sir. डिटरमिनेंट क्या आएगा बताओ? 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा और 3 2 minus माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट यही आएगा, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगे ना, ये दो पूरी 0 है। Yes, sir. डिटरमिनेंट निकालना तो अपने को आता ही है। yes, sir. ठीक है, अब लेम्डा की वैल्यू बताओ क्या क्या है? एक तो है 2, एक है लेम्डा की वैल्यू 3, एक लेम्डा की वैल्यू 2 है। ये आइगन वैल्यूज कहलाती हैं। These are आइगन वैल्यूज। अब इन आइगन वैल्यूज पे डिसाइड करेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। ठीक है, अब देखो आइगन वैल्यू अपनी, कोई भी एक आइगन वैल्यू यदि 0 आ जाए, कोई भी एक आइगन वैल्यू यदि 0 आ जाए तो इक्वेशन अपनी पैराबोलिक है। तीनों आइगन वैल्यू का साइन सेम रहे, पॉजिटिव सेम साइन, या तो पॉजिटिव हो या पॉजिटिव और नेगेटिव, सेम साइन रहेगा तो इलिप्टिक। किसी एक का साइन चेंज हो, यानी दो का साइन, ये दो लेम्डा की साइन अपोजिट साइन का हो, एक ये 2 प्लस के हो तो एक माइनस का हो, 2 है और 1 अपोजिट साइन हो जाए। तो ये कौन सा बच गया अपना? हाइपरबोलिक। समझ में आई बात? Yes, sir. कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनाएंगे, उनकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। यदि कोई भी आइगन वैल्यू 0 हो गई, एक भी आइगन वैल्यू यदि अपने को 0 हो गई तो सीधा सीधा पैराबोलिक। लैम्डा यदि तीनों सेम साइन की है तो इलिप्टिक हो गया कर्व, और दो आइगन वैल्यू अपनी सेम साइन की है और तीसरी जो है वो डिफरेंट साइन की है। ये दो पॉजिटिव है तो तीसरी नेगेटिव, या एक पॉजिटिव है तो दो नेगेटिव हो, तो इस केस में अपने पास हाइपरबोलिक अपन कहेंगे उसको। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल देखो। ux(x) plus uy(y) is equals to uzz. uzz बताओ इसका। मैट्रिक्स कैसी? कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बना लेते हैं, -0 कर लेते हैं इसको, और मैट्रिक्स बनाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 -1। यही मैट्रिक्स बनेगी क्या कोफिशिएंट्स की? Yes, sir. Yes, sir. यही बनेगी ना? अब देखो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? आइगन वैल्यूज के लिए ये यदि a है तो a माइनस लेम्डा i इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अपन क्या कर लेंगे? डिटरमिनेंट 1 माइनस लेम्डा 0 0 0 1 माइनस लेम्डा 0 0 0 और -1 माइनस लेम्डा का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। अब इससे अपने को आइगन वैल्यू मिल जाएगी। आइगन वैल्यू मिली 1 माइनस लेम्डा 1 माइनस लेम्डा और -1 माइनस लेम्डा इज इक्वल टू 0। इससे लेम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया, 1 आ गया और -1 आ गया। अब बताओ कौन सा केस है? हाइपरबोलिक। Elliptical. Hyperbolic. Hyperbola.
हाइपरबोला। साइन सेम है, एक का साइन हाइपरबोलिक इक्वेशन होगी। क्लियर है? हाइपरबोला होगा सर। यस सर। सर ये भी प्लस होता तो ये भी अपने पास प्लस में आ जाती, +1 होता तो क्या हो जाता, +1 होता तो ये वैल्यू भी -1 की जगह +1 हो जाती, इलिप्टिकल। तो इलिप्टिक हो जाती क्योंकि तीनों के साइन सेम है। और कहीं भी यदि इस मैट्रिक्स ये 0 हो जाता तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं अपन। डिटरमिनेंट 0 है मतलब कोई ना कोई एक आइगन वैल्यू 0 होगी। ये एक आइगन वैल्यू का एक प्रॉपर्टी होती है, यदि डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का 0 है तो कंफर्म उसकी एक आइगन वैल्यू 0 होगी। तो इसमें 0 के केस में यदि यहाँ पे 0 होता तो लैम्डा -0 करते तो लैम्डा इज इक्वल टू अपने पास 0 आ जाता। एक आइगन वैल्यू 0 हो गई मतलब पैराबोलिक हो गया। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ, आप लोग करना उसको। सर हाँ जी बताओ। हेलो सर। हाँ जी सर डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो वो जो दो एलिमेंट्स आप ले रहे हो नीचे के, वो तो माइनस होते ना सर, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो सर। डिटरमिनेंट ले रहे तो माइनस कैसे, क्या बता रहे हो? सर जैसे आपने 3/3 सॉल्व करा है, 1 - लैम्डा इनटू ये जो अपना बीच मिडल रो में अपना सेकंड बीच वाला एलिमेंट है, जो लास्ट एलिमेंट है, वो दोनों आपस में अरे माइनस। सर ये साइन कन्वेंशन की कह रहा है सर, साइन कन्वेंशन इसके अंदर लगते हैं ना सर, ये उसकी कह रहा है। हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कह रहे हो सर। तो या तो सुनाई नहीं दे रहा है या फिर पता नहीं। हाँ बताओ अब क्या कहना चाह रहे हो यार। सर जैसे आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व करा तो उसमें a11 इंटू a22 माइनस a33 होना चाहिए ना, आपने तो 82 इंटू a33 कर दिया सर। अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ क्या? ये 1 0 0 0 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 -1 लैम्डा, इसमें इस केस में तो यही होगा ना? नहीं, इस केस में इसका डिटरमिनेंट यही आता है। बाकी के नहीं देखो सर, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं अपन? 1 माइनस नहीं सर लैम्डा से मतलब मल्टीप्लाई किया और इसमें से इसको मल्टीप्लाई किया माइनस ये किया, तो इसको 1 माइनस लैम्डा कर दिया और -1 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया -0 कर दिया। हाँ इसमें सर। 0 से मल्टीप्लाई किया ये किया, 0 से मल्टीप्लाई ये किया। तो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन ही उसका डिटरमिनेंट होता है ना। यस सर, हाँ याद आ गया, थैंक सॉरी सर। थोड़ा सा वो याद, ठीक है, बहुत दिन हो गए होंगे पढ़े हुए मुझे भी। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, वो करना। uxx plus uyy plus uzz plus uyz plus uzy is equal to 0. yz plus zy, इसका सॉल्यूशन करो तो मैट्रिक्स बनेगी इसकी 1 0 0 और y x नहीं है तो 0 y 1 y z 1 0 u z y 1 u z z 1, ये मैट्रिक्स बनेगी। अब देखो इसको देखने से पता चल रहा है कि 1, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ही 0 आ जाएगा। डिटरमिनेंट 0 आ गया मतलब कोई ना कोई एक लैम्डा अपनी 0 जरूर होगा, आइगन वैल्यू अपनी 0 जरूर होगी, है ना। 0 होगी तो ये पैराबोलिक आ जाएगा। बाकी निकाल के देख लो आप, 1 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, इसका डिटरमिनेंट निकालो तो ये जाएगा 1 माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक
ठीक है, इसमें एक आइगन वैल्यू अपनी 0 आ जाएगी लैम्डा की। सर दूसरी 1 और 2। क्या आ रहा है? सर 0, 1 और 2 तीन आइगन वैल्यू सारी। हाँ, 0, 1 और 2 आ जाएगी। 0, 1 और 2 आ गई, तो एक 0 आ गई, इसका मतलब ये पैराबोलिक हो गया अपना। क्लियर है? यस सर। तो ये था अपना क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है ना? तो इसके बाद एक मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का। तो छोटा सा मेथड है, कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे और ये खत्म करेंगे इसको, फिर वही क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम अपन। और इस सॉल्यूशन में क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगाने जा रहे हैं। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड क्या कहता है कि ये जो फंक्शन है जो एक्स वाई का है या डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, इसको अपन एक्स एक्स और वाई वाई के फॉर्म में मान लेंगे। वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, यू एक्स वाई को अपन, या यू ले लें, यू एक्स वाई को अपन एक्स एक्स और वाई वाई का फंक्शन मान लेंगे। क्लियर है? और फिर उसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे समझेंगे इसको सीधे। क्वेश्चन है आपके पास, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 4 डेल यू ओवर डेल वाई। ठीक है, और u 0, y इज इक्वल टू है 8 e टू द पावर माइनस 3y। ठीक है, ये वैसे तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका अपन नॉर्मली भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, पर इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से करते हैं। क्लियर है? तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या होता है कि u x y को अपन मान लेते हैं x x और y y। इसको अपन ने x x का फंक्शन, y y का फंक्शन, वेरिएबल सेपरेट कर दिए। एक फंक्शन जो है सिर्फ x को कंटेन करता है, एक फंक्शन जो है वो y को कंटेन करता है। ठीक है, अब इसको इसमें रखते हैं। तो डेल यू और डेल एक्स क्या आएगा बताओ? x dash of x into y of y। y dx ओवर dx आ जाएगा। देखो ये मैंने Yes, क्यों sir. लिख दिया, ऐसा कोई जस्टिफाई कर देगा इसको कि यहाँ मैंने डेल लिखा है, यहाँ डी लिखा है? क्योंकि सर कैपिटल x सिर्फ x का फंक्शन है, तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन ही अपना कंटीन्यूअस जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है वैसा चल जाएगा। और y इंडिपेंडेंट है x के, तो वो एज इट इज बाहर रहेगा। वेरी गुड, क्योंकि ये सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन में कैपिटल डी ले सकते हैं, ये सॉरी डी ले सकते हैं, और y है और ये x लिख सकते हैं इसको। तो डेल यू ओवर डेल एक्स y dx ओवर dx लिख सकते हैं, और डेल यू ओवर डेल y अपन लिख सकते हैं x dy ओवर dy। लिख सकते हैं ऐसे? यस सर। ठीक है, इस कंडीशन को बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखो, तो इसको अपन लिख देते हैं y dx ओवर dx इज इक्वल टू 4x dy ओवर dy। लिख दिया ऐसे? इस ट्रांसफॉर्मेशन से लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या करेंगे इस मेथड में, क्या करते हैं अपन इज इक्वल्स टू लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है। इन एक्सक्यूज दोनों, मी हाँ जी बताओ। सर, ये वापस रिपीट करना, जो हमने लेट किया था यू एक्स वाई का फंक्शन एक्स में जो ये अपन ने लेट कर लिया u x y है इज इक्वल्स टू x इनटू फंक्शन ऑफ x है। दो ऐसे फंक्शन का प्रोडक्ट मान लिया u को, जिसमें पहला जो फंक्शन है वो सिर्फ x का फंक्शन है और दूसरा जो फंक्शन है वो y का फंक्शन है, ऐसा मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। यस सर। डेल u ओवर डेल x क्या आएगा बताओ, y एज ए कांस्टेंट काम करेगा इसमें, यस सर। पूरा फंक्शन। और ये जो फंक्शन है वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, तो अपन इसको dx ओवर dx लिख सकते हैं, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, स्मॉल x के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। डेल u ओवर डेल y को मैं क्या लिख सकता हूँ, x डेल y ओवर x dy ओवर dx लिख सकते हैं। सर आपकी स्क्रीन गई सर। यस सर। सर आपकी स्क्रीन गई। हाँ वो बैटरी लो हो गई, ऐसे लिख सकता हूँ ना। यस सर। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पुट करना चाह रहा हूँ, तो डेल यू ओवर डेल एक्स को मैंने लिख दिया y dx ओवर dx d स्मॉल x आ गया, 4 इंटू एक्स डी कैपिटल Y ओवर d स्मॉल y, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। यस सर। इसको पुट ही किया है इस इक्वेशन में। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, इस मेथड में क्या करते हैं कि अपन एक आर्बिट्रेरी एक कांस्टेंट या पैरामीटर मान लेते हैं लैम्डा इन दोनों इक्वेशन के बराबर, ठीक है। अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन क्या होगा, u x y का फंक्शन ऑफ x, यही अपन इसका सॉल्यूशन मान रहे हैं, ये सॉल्यूशन ही है इसका। अब इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे और रख देंगे, इसमें सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब देखो इसको अपन लैम्डा इक्वल्स टू कर रहे हैं, तो इसको dx ओवर dx अपॉन कैपिटल X इज इक्वल्स टू 4 अपॉन कैपिटल Y dy अपॉन dy इज इक्वल्स टू लैम्डा और dx अपॉन कैपिटल X इज इक्वल्स टू लैम्डा dx, एक इक्वेशन, dy अपॉन ये d कैपिटल Y अपॉन y इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 d स्मॉल y, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। दो इक्वेशन बन सकती है इससे, इन दोनों से ये इक्वेशन बन गई और इन दोनों से ये इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा, log x इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस log c, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका सॉल्यूशन लैम्डा x प्लस log c1 लिख सकता हूँ इसका सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन log y इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 y प्लस log c2 लिख सकता हूँ, और सॉल्यूशन अपन लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर लैम्डा x और y इज इक्वल्स टू c2 e टू द पावर लैम्डा बाई 4y। ये सॉल्यूशन आएगा इसका, इन दोनों इक्वेशंस का। फिर क्या करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन लिख देंगे, u इज इक्वल टू था अपना u इज इक्वल टू xx yy और ये आ गया अपना c1 c2 e टू द पावर लैम्डा x प्लस y बाई 4, ये आ जाएगा सॉल्यूशन। और इसको अपन इन c1 c2 इज इक्वल टू c लिखते हैं, तो u x y ये कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ में आया सॉल्यूशन कैसे किया अपन ने? यस सर। अपन ने मान लिया सॉल्यूशन ये है x x y y, दो फंक्शन का प्रोडक्ट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फिर उसको अपन ने उसके डेरिवेटिव निकाल लिए,
और उसको लैम्डा पैरामीटर के इक्वल पुट कर दिया। दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेपरेट करने से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई और उसका अपन सॉल्यूशन कर पाए आराम से। ठीक है, उसका सॉल्यूशन करा और अपन ने यहाँ पे रख दिया। अब लैम्डा इसमें अलग था तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि बाउंड्री कंडीशन दी हुई रहती है। बाउंड्री कंडीशन इसमें क्या थी, 8 इज इक्वल्स टू क्या था उसमें, लैम्डा u0, y इज इक्वल्स टू 8 e टू द पावर माइनस 3y। अब इसमें बताओ, इस बाउंड्री कंडीशन को इसमें रख सकते हो क्या? x की जगह 0 पुट करना है तुमको। x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0y इज इक्वल्स टू आ जाएगा c e टू द पावर लैम्डा y बाई 4 इज इक्वल्स टू 8 e टू द पावर माइनस 3y। यही आएगा ना? अब कंपेयर कर लो, c की वैल्यू क्या है, 8 है, और लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा बाई 4 की वैल्यू है -3, तो लैम्डा की वैल्यू -12 आ गई। इससे -12 आ गई ना लैम्डा की वैल्यू, कंपेयर कर लिया और फाइनल अपने पास आंसर आ जाएगा u(x,y) इज इक्वल्स टू 8 e टू द पावर -12 x प्लस y बाई 4। आंसर आ गया। तो जो हीट वेव लाप्लास आपके सिलेबस में से हटाई है ना, वो भी सिंपल इक्वेशन है, वो बस सेकंड ऑर्डर की है। ये अपन ने फर्स्ट ऑर्डर की सॉल्व करी है, वो सेकंड ऑर्डर की थी। तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है वो d2y और dx² में बन जाती है। तो वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है उसमें। तो आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है? देखो, जैसे del स्क्वायर u ओवर del x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 del u ओवर del y, ये इक्वेशन होती तो क्या करते आप, u(x,y) इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन मान लेते हैं x(x), y(y), del स्क्वायर u ओवर del x स्क्वायर क्या आता है आपके पास, y स्क्वायर d स्क्वायर x ओवर dx स्क्वायर आ जाता क्या? Yes, sir. यही आता। u का एक बार करते हैं अपन del u ओवर del x करते तो अपने पास आ जाता y dx ओवर dx, और इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते तो y आता, y स्क्वायर थोड़ी आ जाता, y तो कांस्टेंट की तरह ही चलता तो y आता, और del u ओवर del y क्या आ जाता, x dy ओवर dy। इसको इस इक्वेशन में पुट कर रहे होते अपन तो अपने पास आ जाता y d स्क्वायर x ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x dy ओवर dy इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब अपने पास सॉल्यूशन के लिए ये आ जाता अपने पास d स्क्वायर x ओवर dx स्क्वायर अपॉन कैपिटल X आ गया इज इक्वल्स टू लैम्डा, और ये dy ओवर dy अपॉन 1/y इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये भी लैम्डा के बराबर आता, 4 के साथ आ जाता। तो ये इक्वेशन हो जाती है अपनी, एक इक्वेशन तो ये आती और दूसरी इक्वेशन आती dy बाई dy इज इक्वल्स टू dy अपॉन y इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 dx। तो इससे सॉल्यूशन तो आ जाता y इज इक्वल्स टू c2 e टू द पावर लैम्डा बाई 4x 4y, और इससे बताओ सॉल्यूशन क्या आता,
इसका सॉल्यूशन बताना क्या आएगा। ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, दिख रही है ना। आवाज आ रही है क्या मेरी? Yes, sir. सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो इसको अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो m स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा, यही आएगा। और CF क्या आएगा, और CF क्या सॉल्यूशन ही हो जाएगा वो, क्योंकि इक्वल टू 0 है। x इज इक्वल टू C1 e टू द पावर लैम्डा x, ये स्मॉल x प्लस C2 e टू द पावर लैम्डा x माइनस के साथ आ जाता, और यहाँ इसको C3 कर लेंगे, C1 C2 पहले आ गए। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया इस इक्वेशन का, u इज इक्वल टू uxy इज इक्वल टू आ गया C1 e टू द पावर लैम्डा x प्लस C2 e टू द पावर माइनस लैम्डा x इनटू C3 e टू द पावर लैम्डा बाय 4। क्या ये सॉल्यूशन है? यही सॉल्यूशन होगा ना। Yes, sir. भारी हो गया क्या वो? नहीं सर. ज्यादा तो नहीं हो रहा, कुछ नहीं ऐसे मतलब ये आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड है, सिंपल सा मेथड है। और कोई कंडीशन देते हैं इसमें तो अपन लैम्डा C1 C2 की इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और कुछ नहीं है बस इसमें। ठीक है, आज क्लासिफिकेशन समझ में आया, और ये आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का थोड़ा थोड़ा मेरे को लगता है कि तुमको समझ में आ गया होगा। तो अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी खत्म हो गई आज। अब नेक्स्ट क्लास में अपन मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स में फर्स्ट जो अपना लेक्चर है उसमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ही निकालेंगे। तो थोड़ी बहुत आइगन वैल्यू आपने आज सीखी है, और कल नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, एंड करते हैं क्लास। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर।